हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी पिच में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड एक्टिविटीज़ के बारे में। ठीक है, ये मैप के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसको इंडिया के रिलेशन में पढ़ेंगे कि कौन से नेशनल हाईवेज हैं और कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, वाटर वाले, लैंड वाले और एयर वाले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लैंड में 3 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, रोड वाले, रेलवे वाले एंड पाइपलाइंस वाले। वाटर में 2 तरह के होते हैं, इनलैंड और ओशियानिक। इनलैंड मतलब कि जो नदियां बह रही हैं उनमें जो वाटरवेज होते हैं, और आउटलैंड मतलब कि जो समुद्र में जो वाटरवेज होते हैं, रास्ते होते हैं। एयरवेज में जो डोमेस्टिक फ्लाइट होती हैं, जो मतलब कि मान लीजिए हमारे स्टेट टू स्टेट में, शहर से शहर में जो उड़ान होती है वो डोमेस्टिक होती है। इंटरनेशनल जब देश के बाहर उड़ान होती है। तो कुछ इस तरह से ये 3 भागों में बांटा गया है। दोस्तों, जो लैंड ट्रांसपोर्ट है ये एक दुनिया का ऐसा ट्रांसपोर्ट है, इंडिया का, हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं, तो इसको हर इंसान यूज कर सकता है और अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि रोड पे चलने के लिए आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, और वो गवर्नमेंट पहले ही काट लेती है। मान लीजिए अगर आप कोई नई कार खरीदने जा रहे हैं या कोई नई बाइक खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें पहले ही रोड टैक्स का प्राइस कट जाता है। आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस घर की लैंड में रह रहे हैं, उसमें आपको होम टैक्स देना पड़ता है मेरे दोस्त। ठीक है, आप जो धरती के नीचे जो पानी है वो भी सरकार का है, तो उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, वो होता है वाटर टैक्स। ठीक है, तो मतलब मैं टैक्स का सिस्टम नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हम इन रिसोर्सेज को इनडायरेक्टली सही, हमें लगता है कि हम फ्री यूज कर रहे हैं, लेकिन इनका यूज कर रहे हैं और पैसे भी देते हैं। और उन टैक्स को किस किस तरह से लिया जाता है वो अलग मैटर है। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट है हमारे यहाँ, वो इनमें मेनली क्या है कि मेनली 80% जो पैसेंजर हैं वो इसी रोड ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, और 70% ऑफ फ्रीट, फ्रेट मतलब क्या होता है, जो सामान होते हैं, फ्रेट जो वस्तुओं का जो आवागमन होता है, एक शहर से, देश से नहीं, एक शहर से दूसरे शहर में या एक राज्य से दूसरे राज्य में, उसको फ्रेट बोलते हैं। तो 70% जो वस्तुओं को आवागमन जो हमारे देश में होता है वो रोड के माध्यम से होता है। और जो आपने देखा होगा जो हाईवे पे ट्रक व्रक चलते हैं वो फ्रेट्स में आएंगे। पैसेंजर 80% है। सहाय, हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इंडिया की सबसे बड़ी जो रोड थी वो थी सहाय रोड, जिसको बाद में नाम बदल के जीटी रोड बन कर दिया गया। सहाय नाम था इनका, शेर शाह सूरी के नाम पे पड़ा था। तो जो ये रोड थी, ये इंडिया की तो काफी बड़ी थी। ये हमारे जो उस वक्त के जो एम्पायर था उसको, उसके डेवलपमेंट में, उसके व्यापार में और लोगों के आवागमन में काफी ज्यादा सहायता करती थी। तो ये आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इंडस वैली, इंडस नदी बहती है, जहां पर हड़प्पा सोसाइटी पाई गई थी। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली से लेकर जो पश्चिम बंगाल में सोन वैली है, सोन मतलब कि सोन नदी है वहां पे, उस नदी की घाटी तक, मतलब कि पाकिस्तान का पंजाब से लेकर बंगाल तक में इस रोड का एक्सपेंशन था। आज ये 2 हाईवे बदल चुके हैं, एक है NH1 और एक है NH2। NH1 जो है मेरे दोस्त वो अमृतसर से दिल्ली तक है, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जो है वो NH2 में आता है। तो 2 भागों में बढ़ गए हैं, और जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि जो रोड है उनमें 3 तरह की एजेंसीज आती हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे NHAI होती है, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो जो नेशनल हाईवे बनाती है। और कुछ स्टेट हाईवे होते हैं जिसको CPWD बनाती है, सेंट्रल पब्लिक वर्क एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और जो आपके शहरों में जो रोडें बनती हैं वो PWD के द्वारा बनती हैं, जिसको सिटी रोड्स बोला जाता है। ठीक है, वो सिटी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको रोकते हैं। तो आपको ये डिपार्टमेंट जरूर याद रखने हैं कि नेशनल हाईवे कौन बनाता है, जो केंद्र सरकार बनाती, NHAI। ठीक है, और जो स्टेट हाईवे है वो राज्य सरकार बनाती है, CPWD। और जो वहाँ पे वो PWD बनाती है, मतलब कि नगर पालिका जो होती है उसका काम होता है। तो नेशनल हाईवे जो है देश में केवल 2% है। देश की मतलब कि जितनी भी रोडें हैं उनका 2% केवल नेशनल हाईवे है, लेकिन इसका 40% यूज किया जाता है। मतलब कि 2% रोड को 40% काम का यूज करते हैं। तो मतलब कि ये जो, मतलब आप समझ सकते हैं कि केवल 2% हाईवे जो है हमारे वर्क का, हमारे सामान का, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन का 40% जो भार है वो उठाते हैं ये हाईवे। तो इसलिए इंडिया में हाईवे का एक्सपेंशन होना बहुत जरूरी है। आपसे ये एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों इंडिया को हाईवेज की जरूरत है, रोड्स की जरूरत है, जिस, तो
तो आप बता सकते हैं कि हमारा जो वस्तुओं का आवागमन है वो बहुत तेजी से होगा अगर हमारे यहाँ ज़्यादा हाईवे होंगे, ठीक है। और अभी फिलहाल जो हमारे यहाँ 2% हाईवे में 40% काम होता है, तो अगर हमारे पास ज़्यादा हाईवे होंगे तो इनका वर्कलोड कम होगा, हाईवे पे जाम कम लगेगा, हमारी वस्तुओं का आवागमन तेजी से होगा और हमारा जो क्या बोलते हैं कनेक्टिविटी जो है हमारी बढ़ेगी, ठीक है। तो दो तरह के जो हाईवे हैं यहाँ पे आपको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को याद रखना है और यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर को आपको याद रखना है। तो देखिए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, पहले याद रखिए ये देश के 4 इंपॉर्टेंट सिटीज को जोड़ते हैं। पहला दिल्ली जो कि नॉर्थ में है, फिर मुंबई जो कि वेस्ट में है, साउथ में चेन्नई और वेस्ट में ईस्ट में कलकत्ता। तो ये 4 सिटीज को जोड़ते हैं, तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं 1 2 3, ठीक है। तो इसको मतलब क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड से मुड़ा हुआ होता है। पतंग पतंग जो आपने देखा होगा, पतंग 4 साइड से होती है, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये गोल्डन इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये देश की जो मेगा सिटी है ये उसको जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला गया, ठीक है। और अब मैं बताऊं कि दूसरी चीज जो इसमें नेशनल हाईवे में याद रखनी है वो है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, ठीक है, और ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। जो हमारा नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, मतलब कि जम्मू कश्मीर के जो श्रीनगर है उससे तमिलनाडु का कन्याकुमारी तक जाता है। और जो हमारा ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है, ईस्ट हमारा असम को ईस्ट बोलते हैं, तो गुजरात को वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो गुजरात है वहां पे पोरबंदर है, पोरबंदर से सिलचर तक जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको सिटीज के नेम हैं इनको याद रखना होगा, क्योंकि ये 3 तरह के जो हैं रोडों के बारे में हमसे पूछ सकता है। पहली है जीटी रोड के बारे में पूछेगा, कहाँ से कहाँ तक जाती है, और जो 2 हाईवे बटे NH1 और NH2 के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और दूसरा हमसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में पूछ सकता है, तीसरा हमसे पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, और चौथा हमसे पूछ सकता है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर के बारे में। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। तो NH7 को भी आप याद रखेंगे, दैट्स इट। तो ये हो गया नेशनल हाईवे। अब हम पढ़ते हैं स्टेट हाईवे क्या होता है। इसको मैंने बताया CPWD बनाते हैं, ये स्टेट की कैपिटल्स को और मतलब कि जैसे कि हमारा यूपी है, तो यूपी में जो कैपिटल लखनऊ है उसमें यूपी में जितने भी शहर हैं, जितने भी छोटे मोटे बड़े बड़े जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी को यूपी की कैपिटल से जोड़ता है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि यूपी में कोई जैसे कि यूपी में अलीगढ़ है, अलीगढ़ को जोड़ने के लिए, अलीगढ़ को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक रोड बनाई जाएगी, तो वो रोड कौन बनाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, जिसको कहा जाएगा CPWD। जिस अथॉरिटी का नाम है उसका नाम है CPWD। तो ये देश में 4% है, ठीक है, जो शहर की जोड़ती है। और जो डिस्ट्रिक्ट रोड है उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं, और ये 14% है, ठीक है, 14% है। तो इसमें मतलब कि जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट जो क्षेत्र का काम है उसको जोड़ा जाता है। रूरल रोड जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में, रूरल रोड सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 80% जो है रूरल रोड है। और ये इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि हर जगह पर नेशनल हाईवे या CPWD को पहुंचाना ज़रूरी, मतलब उतना नहीं हो पाता, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन हमारी ऐसी हैं, कहीं पे पहाड़ ज़्यादा हैं, कहीं पर पठार ज़्यादा हैं। देखिए प्लेन एरिया जो है वहां पर तो डेवलपमेंट हो सकता है, जो कि इंडो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया है, महाराष्ट्र में प्लेन एरिया है, तो वहां पे तो डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन जो पठारी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, या जो रेगिस्तानी इलाका है, वहां पे इतना डेवलपमेंट संभव नहीं है, इसलिए वहां पे रूरल रोड पहुंचती हैं, ठीक है। तो इसीलिए 80% जो है हमारे यहाँ रूरल रोड है, दैट्स इट। कुछ और रोड्स भी बनाई जाती हैं जो कि BRO बनाता है, बॉर्डर रोड सिक्योरिटी, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसका काम क्या है कि जो हमारे देश में जो बॉर्डर हैं, जैसे कि हमारा देश 7 देशों से छूता है, हमारे देश की बाउंड्री कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो इन देशों से जो भी हमारे जो बाउंड्री शेयर होती है, बाउंड्री शेयर करता है, वहां के एरिया में रोड बनाने का काम जो है इसका है। अब बताइए वहां पे इनको अलग से स्पेशल काम क्यों दिया गया, क्योंकि हमारी रोड सिक्योरिटी, हमारी जो सिक्योरिटी है इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए थ्रेट होता है। मतलब कि कोई भी देखिए दूसरा देश जो होता है वो एक देश से जलता है अगर वो आगे बढ़ता है, ठीक है, ये पड़ोसियों में होता है ज़्यादातर। तो इसीलिए क्या किया गया है
कि वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी हर्ट ना हो, वहां के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से अथॉरिटी बना दी गई है जिसका नाम है BRO। तो आप जो जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान से जो रोडें आप लगती हुई देखेंगे, राजस्थान में जो पाकिस्तान से लगती हुई रोडें देखेंगे, या आप पश्चिम बंगाल में जो आप बांग्लादेश से लगती हुई रोडों को देखेंगे, या आप अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना से लगती हुई रोडों को देखेंगे, ठीक है, जो टनल्स को बनता हुआ देखेंगे, ये सब रोड में ही आएगा। जो ब्रिज बन रहे हैं, जो टनल्स बन रहे हैं, ये सब कुछ रोड में ही आएंगे। तो ये जो आप देखते हैं इसका काम BRO का होता है, दैट्स इट। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि हमारी कम्युनल हार्मनी बनी रहे। मतलब कि अगर हमें किसी पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाने हैं तो हमारा आवागमन अच्छा होगा, और जब आवागमन होगा तो क्या होगा कि हमारे गुड्स, जो हमारे वस्तुएं हैं, उनका आवागमन ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारी चीज़ें वो यूज़ करेंगे, उनकी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। जब एक दूसरे की दोनों डिपेंडेंसी होगी तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आएगी, और यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे अच्छे रिलेशन बनाने में हमको हेल्प करेगी दूसरी हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। इसलिए BRO को अलग से ये काम दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो फैक्टर्स क्या इंक्लूड होते हैं रोडवेज में? तो रोडवेज में कई ऐसे फैक्टर हैं जो कि टेरेन है, क्लाइमेट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रीज है, सिटीज है एंड टाउन्स है। मतलब कि मैंने जैसे बताया कि रोड जो है हर जगह पर इसीलिए अलग अलग अथॉरिटी बनाई गई है, क्योंकि उसका काम क्या होता है कि हर जगह की अलग अलग नीड्स हैं, और उन नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग जगह पे रोड बनाई गई है। क्लाइमेटिक कंडीशन हर जगह की सेम नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, ज्योग्राफिकल कंडीशन सेम नहीं है। अब मान लीजिए कहीं फैक्ट्री सेटअप हो रही है किसी सिटी में, सिटी के बाहर कोई फैक्ट्री सेटअप हो रही है, तो वहां तक पहले तो रोड पहुंचाएंगे ना। अगर किसी गांव को शहर से लिंक कर देंगे और उस शहर और गांव के बीच में कोई फैक्ट्री है जो सेटअप हो रही है, तो वहां तक लोगों के पहुंचने के लिए रोडें तो होनी चाहिए। जब लोग अट्रैक्ट होंगे तभी तो वहां पर काम होगा, और जब काम होगा तभी वहां पर प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो गुड्स का आवागमन होगा, और जब गुड्स का आवागमन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होगा। दैट्स इट। तो यही सब बातें आपको अपने नोट्स में जरूर लिखनी है जो मैं बता रहा हूँ। अब रोडवेज खत्म हो गया। अब रोडवेज का दूसरा पार्ट आता है रेलवेज, जो कि ये भी जमीन पे ही चलता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाएगा कि इंडिया में सबसे पहली बार रेलवे की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो ब्रिटिशर्स पीरियड में इंडिया में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में, जो कि पहली रेल चली थी हमारी मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है। तो ये हमसे ज़रूर पूछा जाता है पेपर में। अगर नहीं पूछा जाएगा तो आपसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये पूछी जाएगी कि हमारे यहाँ रेलवे के कितने जोन्स बनाए गए, डिवाइड करे गए हैं। पहले इस बुक में पुराना डेटा यहाँ पे दिया गया है, आप नया डेटा देखेंगे तो 18 जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जोन जो हैं जैसे कि नॉर्थ सेंट्रल जोन है, ठीक है, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन है जिसमें पश्चिम बंगाल का कैलकाटा आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोन है तो उसमें दिल्ली आता है, ठीक है, और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो इनमें जो सिटीज आती हैं उनके लिए आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ आप याद करिएगा, जैसे कि मुंबई के 3 टर्मिनल आते हैं, छत्रपति साहूजी टर्मिनल आता है, ठीक है, और मुंबई का चर्च गेट आता है, और ठीक है, और खुद एक ग्रेटर मुंबई का टर्मिनल आता है। तो 3 रेलवे के जोन हैं जिसमें कि मुंबई की खुद अलग एक 3 जोन है। मुंबई भी 7 भागों में बटी हुई है। अच्छा, मैं मुंबई के बारे में आपको बात बताऊं तो जो मुंबई आज आप देखते हैं ये पहले जैसी मुंबई नहीं थी। ये 7 टापुओं से बना हुआ एक द्वीप थे, उनसे ये धीरे धीरे मुंबई बनती गई। साउथ मुंबई, ग्रेटर मुंबई, मिडिल मुंबई, ठीक है। तो ये ऐसे धीरे धीरे मुंबई का भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे NCR में दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली के अगल बगल हरियाणा, पंजाब और जो यूपी के अगल बगल के जो एरिया थे वो NCR में बनाकर दिल्ली का डेवलपमेंट किया गया था, ठीक है। तो हमें फिलहाल यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जो रेलवे है उसमें सबसे ज़्यादा जो 3 वैरायटी होती हैं, ठीक है, उसमें पटरियों में कुछ होती हैं स्टैंडर्ड, इसमें यहाँ ब्रॉड बताया गया है, ब्रॉड है, ठीक है, मीटर गॉज है और नैरो गॉज है, ठीक है। तो ब्रॉड होती है 1.676 मीटर की होती है, और जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी, देखो अगर हमारी ट्रेनें जितनी ज़्यादा चौड़ी होंगी, समझो मेरी बात को, अगर ट्रेनें चौड़ी होंगी तो उसमें सामान ज़्यादा आएगा, और जब सामान ज़्यादा आएगा तो वस्तुएं ज़्यादा इधर से उधर ट्रेवल करेंगी। तो हमारे यहाँ जो ट्रैवलिंग का सिस्टम है, हमारे यहाँ वो 74 इतने किलोमीटर है, और जो हमारे मीटर गॉज है वो 1 मीटर की होती हैं, ठीक है, 1 मीटर का गॉज होता है। और तीसरा जो नैरो गॉज होता है, वो नैरो मतलब क्या होता है, सकरा, पतला, ठीक है, तो वो 0.672 मीटर का होता है, ठीक है।
तो ये मतलब कि कुछ चौड़ी पट्टियां होती हैं, कुछ बीच में मिडिल होती हैं, और ये पटरियों के जो साइज हैं ये हमें बताए गए हैं कि नैरो होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्ड, ब्रॉड, ऐसे बताया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। और रेलवे का जो सबसे बड़ा यूज है यहाँ पे दोस्त मेरे, ये है कि रेलवे को मतलब कि गुड्स के ट्रांसपोर्ट में, मतलब कि ऐसा जो मिनरल्स हैं, जैसे जैसे कि कोल है, आयरन है, जितनी भी बड़ी बड़ी खदानें हैं, तो आप मालगाड़ियां जो देखते हैं उसमें रेलवे का सबसे बड़ा योगदान है किसी एक वस्तु को दूसरी जगह से ले जाने में, और बड़ी मात्रा में और चीपेस्ट वे में ले जाया जा सकता है। ठीक है। तो हमारे जो डेवलपमेंट है रेलवे में क्या हो रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर पतली ट्रेन रहेगी, ठीक है, पतली पटरियां रहेंगी, पतली ट्रेन रहेगी, तो क्या होगा, कम सामान आएगा, कम लोग आएंगे, तो मतलब स्पीड भी कम होगी। ठीक है। अगर चौड़ी होगी और बड़ी ट्रेन होगी तो वो ज़्यादा तेज चलेगी, ज़्यादा सामान रहेगा। तो जो हमारे नैरो गॉज थे उनको मीटर गॉज में बदलने की बहुत करी आ रही, ब्रॉड गॉज में। ठीक है। और जो स्टीम इंजन है उनको डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से, मतलब कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पहले जो थी छुक 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 गाड़ी चलती थी, कोयले से चलती थी, फिर भाप इंजन से चलने लग गई, अब उसको भी बदल कर हम डीजल पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन पर फोकस कर रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों हम किस पे फोकस करेंगे, इसके बाद दोस्तों हम फोकस करेंगे एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेस के बारे में, मतलब कि सोलर से क्या हमारी ट्रेनें चल सकती हैं, हम उन सोर्सेस को पता करेंगे जिससे कि मतलब हम एनर्जी का भी कम यूज करें, ठीक है, और हमारा काम ज्यादा हो। ठीक है। तो इसमें क्या है कि यूज ऑफ सीएनजी को भी प्रमोट किया जा रहा है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट का यूज करा जा रहा है, कंप्यूटर रिजर्वेशन, कंटेनर सर्विसेज, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं। वस्तुओं को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रेलवे का सबसे बड़ा योगदान होता है। अब हम पढ़ेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। वाटर ट्रांसपोर्ट दोस्तों ये दो भागों में बंटता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट और ओशियानिक वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। इनलैंड जो नदियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह माल का आवागमन होता है वो इनलैंड में आएगा। ओशियानिक वे में, वाटर वे में कौन आएगा, जो समुंदर में, मतलब कि समुंदर में एशिया, मान लीजिए अरेबिया से, मान लीजिए हमारा मुंबई है, मुंबई से कोई चीज सऊदी अरेबिया गई जाती है वाटरवेज के मार्ग में, तो वो क्या आएगा, वो ओशियानिक वाटरवेज में आएगा। ठीक है। तो इसकी अगर एडवांटेज देखें, देखिए ये पूछ सकता है कि हमसे, मान लीजिए हमसे ये नहीं पूछेगा पेपर में कि ये वेस्ट कहाँ से कहाँ बनाया है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। हमसे वहां पे ये पूछ सकता है कि डिस्कस करिए कि वाटर वेस्ट के क्या फायदे हैं, तो आप बताएंगे कि ये चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्यों? क्योंकि नदी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे रोड है तो रोड को बनाना पड़ता है, बिछाना पड़ता है। ठीक है। ट्रेन है, ट्रेन के लिए भी पटरियां बिछानी पड़ती है, लेकिन उसका खर्चा यहाँ नहीं होता है। इसके लिए आपको बस नाव चाहिए होती है, ठीक है, और स्टीम, अगर आप मोटर बोट का यूज कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है। बस आपको पोर्ट का डेवलपमेंट करना होता है, मतलब कि नदियों में घाट बनाने पड़ते हैं, और समुंदर में आपको, समुंदर किनारे क्या होता है, आपको बंदरगाह बनाने पड़ते हैं। ठीक है। बस वही इसका खर्चा होता है। तो ये मतलब कि भारी से भारी माल जो है अगर लंबे समय के लिए ट्रेवल करना है तो वाटरवेज सबसे बढ़िया माध्यम है। ठीक है। और ये इको फ्रेंडली होता है, मतलब कि इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। ठीक है। और ये एनर्जी का कंजप्शन कम होता है, मतलब कि जैसे कि मैंने वाटरवे में, रेलवे में बताया कि उसमें एनर्जी का कंजप्शन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन चलेगी, ट्रेन किससे चल रही है, कोयले से चल रही है, कुछ ट्रेनें स्टीम इंजन से चल रही है, कुछ ट्रेनें इलेक्ट्रिकल इंजन से चल रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है। लेकिन इसमें तो कोई कंजप्शन ही नहीं हो रहा है, इसमें तो पानी में बहते जा रहे हैं, बहते। हाँ। अब ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये हमारा जब हम मगध का पीरियड था, एरा था, तब इन नदियों का यूज ज्यादा किया जाता था वो। लेकिन अब क्या है कि अब नदियों का यूज मछली पालन में किया जाता है। ठीक है। और मछुआरों की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बाकी नदियों का यूज इस सब चीजों में बहुत कम होता है। ठीक है। थ्री हैं हमारे, थ्री वाटरवेज हैं जो हमसे पूछ सकता है तो हमसे दो एक पूछेगा। वो है पहला नंबर का सबसे बड़ा वाला, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ये पहला वाटरवे जो है भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी में बना है। बना कुछ नहीं है, मतलब वहीं से होता है। ये 1620 किलोमीटर का है। ठीक है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट स्टॉप जो है पटना है, और ठीक है, हरिद्वार एंड बोटलटर, मतलब ये जो है
3 सेगमेंट में बटा हुआ है, ठीक है। हल्दिया से फरक्का बटा हुआ है, फरक्का से पटना और पटना से इलाहाबाद। तो मतलब कि 3 इसके मेन स्टेशन है जहां पर इसको रुकना होता है। बाकी जो 2 वाटरवे बताए गए हैं, सदिया से धुबरी तक बताया गया है और कोट्टापुरम से कोलम तक बताया गया है। इसको आप याद कर लीजिएगा एज अ इन्फॉर्मेशन। बट यहाँ से इनसे ज़्यादा जरूरी नंबर 1 वाला जो हाईवे ये वाटरवे है, एन इसको NW बोलते हैं। जैसे जैसे उनमें NH1 होता है, इसमें NW1 होता है, ठीक है। NW1, NW2, NW3, डेट्स इट, ठीक है। तो ओशियन रूट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा व्यापार अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे करना है तो हम एक देश से दूसरे देश में रोड नहीं बिछा सकते, क्योंकि सिक्योरिटीज का खतरा होता है। सिक्योरिटीज का खतरा ये होता है कि भाई रोड के माध्यम से क्या होता है, चीजें ज्यादा वो हो जाती हैं कि यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं, अब मान लीजिए वहां के लोग यहाँ वाले से नफरत करते हैं और रोडें खुली हुई हैं, ऐसे जा रहे हैं लोग, तो क्या होगा कि उसके लिए तो हमारे लिए तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है ना। तो इसलिए ओशियन रूट्स में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। इंडिया का 95% जो फॉरेन ट्रेड है वो इन्हीं माध्यम से होता है, ठीक है। 70% जो है हमारी ट्रेड वैल्यू है, 90% ट्रेड होता है और 70% उसका भार है। मतलब कि कुल ट्रेड का 70% हमारे यहाँ यूज़ होता है। तो 12 मेजर पोर्ट हैं और आपको पता होगा कि जो गौतम अडानी हैं उनके ही मतलब मेन पोर्ट जो हैं 12 में से 8 तो उन्हीं के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट, हाँ, और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या है, कुछ एडवांटेजेस यही है कि ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे महंगा है, देखिए जितना तेज जाएंगे उतना पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। नो नीड टू मेन रूट, इनके लिए रूट की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कि नदियों में जैसे कि रोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ऊपर हवा में भी कोई रोड नहीं बना सकते, ठीक है। तो इनमें भी रोड्स की ज़रूरत नहीं, कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपका प्लेन होना चाहिए, ठीक है। सूटेबल एंड इमरजेंसी टाइम्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। इमरजेंसी टाइम के लिए कैसे, जैसे कि कोई एरिया में बाढ़ आई है तो उसके लिए रेस्क्यू टीम जब भेजी जाती है तो वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भेजी जाती है, एरोप्लेन के माध्यम से भेजी जाती है। और जो पहाड़ी एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पे भी मतलब कि हर जगह रोडें बनाना संभव नहीं है, तो वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? ऐसे पहुँचेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो रिड्यूस ट्रेवल टाइम, तो ये हमारे ट्रेवल टाइम को कम करता है। 126 माइनर पोर्ट है, 11 इंटरनेशनल पोर्ट है, ठीक है। अब हमारे यहाँ इंटरनेशनल पोर्ट बढ़ चुके हैं। अगर आपकी बुक में जो भी नया डेटा है आप उसको अपडेट करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरे पूरे नोट्स को कॉपी कर लेंगे। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक से जाके डाउनलोड करके इनका मजा ले सकते हैं। 86 डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट है, 29 डिफेंस सिविल डिफेंस इनक्लेव्स है। देखो ये अलग से है, इसको आपको याद करना हो तो कर लेना, ठीक है। अगर एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज में पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि जो आर्मी के भी कुछ अलग से एयरपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ देश में 29 हैं जो कि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं। जैसे कि कुछ कश्मीर में बनाया गया है, श्रीनगर में बनाया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, असम में गुवाहाटी के पास बनाया गया है, ठीक है। तो ये इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि हमारी आर्मी जल्दी से जल्दी, अगर मान लीजिए हमारा पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है या चाइना हम पे हमला कर रहा है, तो हमारी आर्मी जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच सके, ठीक है। इसीलिए ये बनाए गए हैं। तो 3 डिवीजन है इनके एयर डिवीजन में। इंटरनेशनल एयर सर्विसेज, हाँ, इंटरनेशनल एयर सर्विसेज देते हैं सभी कॉन्टिनेंट में हमारे जो कनेक्ट होता है, ठीक है। और हमारी जो 52% जो डोमेस्टिक एयरलाइन है वो दिल्ली से मुंबई लोग जाते हैं। मतलब कि देश की जो बड़ी सिटी है दिल्ली और मुंबई, ठीक है, वहां जाती हैं। और दूसरा अगर ज़्यादा लोग जाते हैं तो वो अहमदाबाद जाते हैं या चेन्नई जाते हैं या कैलकाटा जाते हैं। तो यही जो है सबसे ज़्यादा जो इंडिया के बिजी एयरपोर्ट्स हैं वो यहीं इन्हीं शहरों में हैं। तो हमारे यहाँ, हाँ, इसको एक अलग से आप याद कर लीजिएगा कि जो पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विसेज है, ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज है ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे हर जगह पहाड़ों पे रोड बनाना संभव नहीं है और टनल बनाना भी संभव नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंसानों की जो गतिविधियां थी उसमें जोशीमठ में क्या हादसे हो रहे हैं, क्या मतलब कि क्लाइमेटिक चेंज के जो हमें कारण आ रहे हैं। तो इसलिए हेलीकॉप्टर से तो कोई नुकसान नहीं होता है, तो लोगों की कनेक्टिविटी के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई गई, जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोग यहाँ से मिडिल मतलब कि मेन पैन इंडिया में वो भी ट्रैवल कर सके और मतलब कि लोगों से उनका विचारों का, कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्ट का भी कनेक्टिविटी हो सके। तो पवन हंस सर्विसेज के बारे में। पाइपलाइंस के बारे में अगर हम पढ़ें तो पाइपलाइंस 2 तरह से हो जाएंगे, नेचुरल गैस के भी पाइपलाइन होते हैं और पेट्रोलियम के भी पाइपलाइन होते हैं। और आपने न्यूजीलैंड में पढ़ा होगा कि उनमें दूध के भी पाइपलाइन होते हैं, पाइपलाइन के थ्रू जाते हैं। तो जैसे कि इसमें एडवांटेज क्या है
कि ये मोस्ट कन्वीनियंट और इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैस का है। अब देखिए क्या है कि लिक्विड और गैस एक ऐसी चीज है जो समय के साथ, जैसे कि मान लीजिए वेपर बन जाता है, ठीक है, उड़ जाएगा, तो उसको अगर आप ऐसे नॉर्मली एयर वेज में या लैंड वेज में आप लेके जाएंगे, रोड पे लेके जाएंगे, तो आधा तो तेल आपका गिर ही जाएगा। इसीलिए इनको पाइप के माध्यम से भेजा जाता है, इसीलिए इनको पाइपलाइंस में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है कि लीस्ट कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कम से कम कंजप्शन होगा। एनर्जी का कंजप्शन देखिए, हर एक जो लाइन लिखी होती है उसका एक मतलब होता है, ठीक है। अब कंजप्शन मैंने एनर्जी का बोला तो कैसे बोला, ट्रेन जब यहाँ से वहां जाएगी तो ट्रेन में कुछ अगर कोयले से चलने वाली ट्रेन है तो कोयला खत्म होगा, है ना, स्टीम इंजन से चलने वाला तो है तो स्टीम खत्म होगा, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिकल चीजों से चलने वाली ट्रेन है तो इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी। लेकिन अगर पाइपलाइन से है तो पाइपलाइन में क्या है कि चीजें बह रही हैं, इनमें तो कोई वो है नहीं कि एनर्जी का कंजप्शन होना है। तो बस इसीलिए हमारे यहाँ जो है देश में, कंट्रीज में पाइपलाइन जो है, मेन इंपॉर्टेंट जो पाइपलाइन है वो आपको याद रखना है, नाहर कटिया ऑयल फील्ड से, मतलब कि असम में जो नाहर कटिया है, डिगबोई है, उनको जो है बिहार में बरौनी है, यूपी में बरौनी है, और यहाँ पे कानपुर है। तो मतलब कि ये 3-4 जो वहाँ से साउथ ईस्ट से जो है वेस्ट में जोड़ने के लिए और यहाँ पर पाइपलाइन बिठाई गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पाइपलाइन जो हमारे यहाँ पूछ ली जाती है वो है HVJ, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और मुंबई हाई टू कोयली, क्या है कि कोयली कहाँ पे, कोयली है गुजरात में, ठीक है। तो ये पूछी जा सकती है कि मुंबई हाई से कोयली, तो मुंबई हाई कहाँ है भारत में। देखिए पहली बात तो ज्यादा जगह पे तेल पाया नहीं जाता है, सिर्फ 3 जगह पे तेल पाया जाता है, आपको इतना याद रखना है। आसाम में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है और मुंबई हाई में पाया जाता है, ना कि मुंबई में और ना ही महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इन्हीं 3 जगह से ही जो भी होगा वो पाइपलाइन जो होंगी जाएंगी। तो आपको इतना तो दिमाग में रखना है कि इन 3 जगह से कोई भी पाइप की शुरुआत होगी, और वो किन सिटी में जा रही है आपको बस याद रखना है कि कानपुर में जा रही है तो कानपुर में जा रही तो आसाम वाली आएगी या गुजरात वाली आएगी, और अगर मुंबई हाई से जा रही है तो वो वहाँ मुंबई हाई वाली होगी, ठीक है। तो पाइपलाइंस में बस इतना ही है। कम्युनिकेशन में आप जब पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन जो है पहले ये होता था कि कम्युनिकेशन के लिए हम कम्युनिकेशन को रोड से जोड़ देते थे, ट्रांसपोर्टेशन से जोड़ देते थे, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि विचारों का आदान प्रदान होना, ठीक है, विचारों का एक्सप्रेस होना, ठीक है। तो पहले वो रोड माध्यम से भी ज्यादा होता था, अब भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब उसका माध्यम बदला, ठीक है। अब हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब कि अब हम उस जगह पे जाए बिना भी उन लोगों के विचारों को और उस जगह के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। वो कैसे जान सकते हैं, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, ठीक है, और इंटरनेट के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उस जगह के बारे में आपको मतलब मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। वहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते किस तरह से, तो ये कम्युनिकेशन के लिए सबसे बड़ा रोल होता है जो कि इंटरनेट का योगदान है। फिर इसके बाद जो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इसी का अलग से टॉपिक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना जरूरी है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो भी आप कॉलिंग करते हैं, ठीक है, जितने भी आपके स्पेक्ट्रम है, टावर, जो मोबाइल के टावर है वो सब सैटेलाइट से कनेक्टेड होते हैं। और हमारी वायुमंडल की 5वीं लेयर जो होती है आयनोस्फेयर, वहां से जुड़ा होता है, सैटेलाइट वहीं पे होती है, ठीक है। और इतनी ही चीजें हैं यहाँ पे जो आपको याद करने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो आपके नीचे जो लाल वाला बटन है ना उसको जरूर दबाइएगा और शेयर जरूर करिएगा, लाइक हमारी परफॉर्मेंस देखकर आप कर दीजिएगा। थैंक यू।